नमस्कार, यह है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में फिर से हाजिर हूं मैं, भारती कुमारी, लेकर आप सबके लिए परिणीता का आज 7वां भाग। आप सबको याद दिला दूं फिर से कि परिणीता बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की एक रचना है, जिसे आजकल मैं आप सबके प्रिय किस्सा कहानी पर सुना रही हूँ। पिछले भाग में आपने सुना कि ललिता जो नाटक देखने जा रही थी, उस वक्त शेखर गुस्सा हुआ था और ललिता ने नाटक देखने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। उसके बाद फिर ललिता शेखर के सामने जाने से बचती रही और दोनों के बीच बातचीत बहुत ही कम होती है। उसके कमरे में जाती भी है और शेखर बात करने की कोशिश भी करता है तो ललिता कुछ नहीं बोलती और दोनों के बीच एक मौन सी तनातनी चल रही होती है। और शेखर की माँ इस बात को समझ जाती है कि दोनों के बीच कुछ हुआ है, कोई बात हुई है। और लगभग 1 हफ्ते तक ललिता और शेखर के बीच ऐसी तनातनी होती है। शेखर जब ऑफिस जाता है तो ललिता उसके कमरे में जाती है, उसके कमरे को ठीक ठाक करके लौट आती है, लेकिन वो शेखर के सामने नहीं पड़ती। और शेखर अपना कमरा देखकर समझ जाता है कि यहाँ ललिता आई तो थी। तो हम ये देखते हैं कि ये कितना प्यारा अनकहा सा रिश्ता है कि दोनों ही एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, कहने के लिए एक अबोलापन चल रहा है। कितना ही प्यारा सा अबोलापन चल रहा है उन दोनों के बीच। अब आगे मोहल्ले का एक भिखारी कभी कभी घर आ जाया करता था। ललिता को उस पर बहुत दया आ जाती थी। वो उसे 1 रुपया दे दिया करती थी। भिखारी भी उस पर आशीर्वादों की वर्षा कर दिया करता था। वो ललिता को अपने पिछले जन्म की माँ कहता था। ललिता का वो बूढ़ा लड़का एक दिन सुबह ही सुबह भीख मांगने आ पहुंचा और बोला, माँ कहाँ हो? अब ललिता परेशानी में फंस गई। शेखर अभी कोर्ट नहीं गया, अपने कमरे में ही है। ललिता रुपये लेने ऊपर कैसे जाए? अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ललिता को जाना है शेखर के कमरे में, लेकिन चूंकि उन दोनों के बीच वो एक बोलापन चल रहा है तो ललिता नहीं चाहती कि वो सीधे सीधे शेखर के सामने पड़े। शेखर चला जाएगा तो फिर वो आराम से कमरे में जाकर पैसे निकाल कर ला सकती है, ये आसान है उसके लिए, लेकिन वो शेखर के सामने नहीं पड़ना चाहती है। ललिता अपने मामी के पास गई तो देखा वो रसोई में बैठी महरी को डांट रही है। उल्टे पैरों लौट आई तो देखा भिखारी महाराज दरवाजे के पास लाठी टिकाए जमकर बैठ गए हैं। ललिता ने उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाया था। उसका मन नहीं हुआ कि उसे निराश लौटा दे। भिखारी ने फिर से आवाज लगाई, माँ कहाँ हो? अन्ना काली भागी हुई आई और बोली, दीदी ओ दीदी, तुम्हारा वो बूढ़ा बेटा आया है, तुम्हें पुकार रहा है। ललिता ने याचना भरे स्वर में अन्ना काली से कहा, अन्ना तू मेरी बहुत अच्छी बहन है ना, मेरा एक काम कर देगी? देख मैं इस काम में लगी हुई हूं ना, तू जरा दौड़कर ऊपर चली जा और शेखर के कमरे से 1 रुपया ले आ। अन्ना काली जिस तरह दौड़ती हुई ऊपर गई थी उसी तरह दौड़ती हुई नीचे आई और ललिता को रुपया देते हुए बोली, ये लो दीदी। कुछ सोचती हुई ललिता ने पूछा, शेखर ने क्या कहा रुपया देते हुए? अन्ना काली बोली, कुछ नहीं, कहने लगे कोट के ऊपर की जेब में से रुपया निकाल लो, और मैंने निकाल लिया। ललिता ने फिर पूछा, और कुछ नहीं कहा? नहीं दीदी कुछ नहीं कहा। ये कहते हुए अन्ना काली चली गई। ललिता ने रुपया देकर भिखारी को विदा किया, परंतु हमेशा की तरह उसके आशीर्वाद नहीं सुने। उसे कुछ अच्छा सा नहीं लगा, वो अनमनी सी हो गई। दोपहर में चारूबाला के यहाँ रोज ही ताश का खेल होता है। आज ललिता वहां भी नहीं गई। कह दिया सिर में दर्द हो रहा है। रुपये वाली बात से उसका मन खिन्न हो गया था। शाम के समय अन्ना काली उसके सामने आई तो उसने उससे पूछा, सुन अन्ना, तू अपनी पढ़ाई में मदद लेने रोज शेखर के यहाँ जाती है ना? हाँ रोज जाती हूँ, अन्ना काली ने जवाब दिया। शेखर कभी मेरे बारे में पूछते हैं? ललिता ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, अन्ना काली बोली। फिर वो थोड़ी सोच में पड़ गई और झटपट बोली, हाँ परसों पूछा था। क्या पूछा था? ललिता ने पूछा। तुम दोपहर को ताश खेलने चारू के यहाँ जाती हो या नहीं, यही पूछा था शेखरदा ने। ललिता ने बेचैन होकर पूछा, तो तूने क्या कहा?
अन्नाकाली ने स्थिति की गंभीरता को ना समझकर सच सच कह दिया। मैंने तो कह दिया कि तुम दोपहर को चारू दीदी के यहाँ ताश खेलने जाती हो। इस पर शेखरदा ने पूछा, कौन कौन खेलता है? तो मैंने बता दिया, तुम और मौसीमा मनोरमा और चारू दीदी और उनके मामा। अच्छा दीदी, ताश तुम ज्यादा अच्छा खेलती हो या चारू दीदी के मामा? मौसीमा तो कहती है तुम ज्यादा अच्छा खेलती हो। ये सुनकर ललिता को बहुत गुस्सा आ गया। वो तीखे स्वर में बोली, तुझे इतनी सब बातें कहने की क्या जरूरत थी अन्ना? तेरा शेखर को हर बात बताना बहुत जरूरी है क्या? ठीक है, अब मैं तुझे कोई भी चीज नहीं दूंगी, तू शेखर से ही ले लिया करना। अन्ना की कुछ समझ में नहीं आया। ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि दीदी को गुस्सा आखिर किस बात पर आया। कुछ देर तक चुपचाप खड़ी होकर सोचते रहने के बाद वो सिर झटक कर बाहर चली गई। 2-3 दिन से चारूबाला के यहाँ ताश का खेल बंद है। चौकड़ी की चौथी सदस्य ललिता नहीं आ रही है। इस कारण 2-1 दिन से गिरीन्द्र कुछ उखड़ा उखड़ा सा है। शाम को टहलने भी नहीं जाता, अखबार हाथ में लेकर बस इधर से उधर घूमता रहता है। चौथे दिन की बात है। गिरीन्द्र ने मनोरमा से पूछा, दीदी क्या आज भी खेल नहीं होगा? कैसे होगा गिरीन्द्र, खेलने वाले हैं ही नहीं। तेरा मन हो रहा है तो चल, हम तीनों ही खेलें। गिरीन्द्र ने फीके स्वर में कहा, भला 3 जनों में भी कभी खेल हुआ है? चौथा व्यक्ति भी तो होना चाहिए। दीदी तुम ललिता को क्यों नहीं बुलवा लेती? ललिता शायद नहीं आएगी। क्यों? क्या उसके घर वालों ने मना किया है? नहीं, मनोरमा ने सिर हिलाते हुए कहा, उसके घर वाले तो ऐसे नहीं है, मेरा ख्याल है वो खुद ही नहीं आती। गिरीन्द्र के चेहरे पर आशा की किरण चमक उठी। बोला, दीदी तुम जाकर उसे बुला लाओ तो वो आ जाएगी। ललिता के लिए उत्कंठा देख मनोरमा को हंसी आ गई। अपनी चोरी पकड़ी जाने के कारण गिरीन्द्र कुछ लज्जित सा हो गया। मनोरमा की आशंका ठीक निकली कि उसका ये ममेरा भाई ललिता की ओर आकर्षित हो गया है। अपने भाई का मन रखने के लिए वो हंसती भी बोली, अच्छी बात है, मैं उसे बुलाने जाती हूँ और अगर वो मान गई तो उसे लेकर आऊंगी। मनोरमा गई और थोड़ी देर बाद ललिता को लेकर लौट आई। बिना कुछ बोले ललिता खेलने बैठ गई। 2-3 दिन से खेल नहीं हुआ था, इसलिए बहुत उत्साह के साथ खेल आरंभ हो गया। जैसा इतने दिनों से हो रहा था आज भी वैसा ही हुआ। ललिता और मनोरमा बाजी जीतने लगी। 2-3 बाजी ही हुई थी कि अचानक अन्नाकाली भागती हुई आई और बोली, दीदी शेखरदा बुला रहे हैं, जल्दी चलो। ललिता का चेहरा उतर गया। जीतने की सारी खुशी खत्म हो गई। खेल रोकती हुई बोली, शेखर आज ऑफिस नहीं गए? अन्ना ने सिर हिलाते हुए कहा, वो तो मालूम नहीं, गए होंगे मगर कोई काम आ गया होगा इसलिए लौट आए होंगे। ललिता ने पत्ते नीचे रख दिए और मनोरमा को देखते हुए संकोच के साथ कहा, अच्छा मौसी मां चाहती हूं। मनोरमा ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और बोली, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर और खेल ले तब चली जाना। ललिता फुर्ती से उठ खड़ी हुई और जाते जाते बोली, नहीं मौसी मां, शेखर बहुत गुस्सा करेंगे। दूसरे ही क्षण ललिता उसके घर के बाहर थी। कुछ देर बाद गिरीन्द्र ने पूछा, ये शेखरदा कौन है दीदी? अरे वो जो सामने बड़े गेट वाली कोठी है ना, उन्हीं की है, मनोरमा ने बताया। गिरीन्द्र ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा समझा, उस कोठी के नवीन बाबू ललिता के रिश्तेदार होंगे। मनोरमा ने व्यंग्य के साथ कहा, रिश्तेदार? कहाँ के रिश्तेदार? ये नवीन बाबू तो ललिता के मामा के मकान को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। गिरीन्द्र ने आश्चर्य से पूछा, वो कैसे? मनोरमा ने पूरी कहानी गिरीन्द्र को सुना दी। पिछले वर्ष ललिता की ममेरी बहन की शादी के अवसर पर गुरुचरण बाबू को रुपयों की जरूरत पड़ी। रुपयों की व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण अंत में हार कर गुरुचरण बाबू को शेखर के पिता नवीन चंद्र के पास जाना पड़ा। बड़ी मुश्किल से नवीन चंद्र ने जैसे एहसान करते हुए बहुत ज्यादा ब्याज पर गुरुचरण जी को रुपए दे दिए और मकान अपने नाम गिरवी रखवा लिया। गुरुचरण जी की आर्थिक स्थिति सभी को मालूम है।
सभी जानते हैं कि वो नवीन बाबू का कर्ज इस जीवन में तो नहीं चुका पाएंगे और इस तरह एक ना एक दिन ये मकान नवीन बाबू का हो जाएगा। बूढ़े नवीन बाबू का इरादा है कि गुरुचरण जी का मकान हाथ आने पर वो उसे तुड़वा कर उसकी जगह एक नया मकान बनवाए। वो मकान अपने छोटे बेटे शेखर को दे देंगे। 2 बेटे हैं उनके, 2 मकान हो जाएंगे तो बेटों में संपत्ति बांट का झमेला नहीं होगा। दोनों बेटे अपने अपने मकानों में रहेंगे। गिरीन्द्र एक भावुक युवक था। ये कहानी सुनकर वो दुखी हो गया। सोचते हुए पूछने लगा, अच्छा दीदी, गुरुचरण बाबू की और भी तो लड़कियां हैं, वो उनका विवाह कैसे करेंगे? मनोरमा ने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, भगवान ही जानता है। और फिर उन्हें अपने इस बेमाँ बाप की भांजी ललिता की भी तो शादी करनी है। लड़की बांस की तरह बढ़ती जा रही है। इन लोगों की बिरादरी में कोई भी ऐसा नहीं है जो इनकी मदद के लिए आगे आए। सच गिरीन्द्र, कई बार तो सोचती हूँ इन लोगों से हम ब्रह्म समाजी ही अच्छे हैं, एक दूसरे को लूटते खसोटते तो नहीं। गिरीन्द्र चुपचाप सुनता रहा। मनोरमा ने बोलना जारी रखा। उस दिन इस ललिता की मामी की बात करते हुए मेरे सामने फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, इस ललिता के हाथ कैसे पीले होंगे, इस चिंता में इसके मामा का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। ठीक भी है, जिसकी इतनी बड़ी लड़की होगी उसे चिंता कैसे नहीं होगी। अच्छा गिरीन्द्र सुन, तेरे मुंगेर बांकीपुर में क्या कोई ऐसा सुशील लड़का नहीं होगा? तेरा कोई मित्र जो बिना लेन देन की बात किए सिर्फ लड़की देखकर विवाह कर ले? ऐसी अच्छी लड़की मिलेगी नहीं, ये बात तो मैं दावे से कहती हूँ। गिरीन्द्र अवसाद भरी हंसी हंसकर कहने लगा, मित्र कहाँ मिलेंगे दीदी? हाँ, मैं जरूर रुपये पैसे से कुछ सहायता कर सकता हूँ। गिरीन्द्र के पिता डॉक्टर थे, बहुत पैसा कमाया था, काफी जायदाद भी खड़ी की थी। गिरीन्द्र अकेला लड़का था। उनकी मृत्यु के बाद उस धन संपदा का स्वामी गिरीन्द्र ही था। मनोरमा गिरीन्द्र की ममेरी बहन थी। कुछ आशंका के साथ उन्होंने पूछा, तो क्या गुरुचरण बाबू को रुपया उधार देगा? गिरीन्द्र को बहन के भोलेपन पर हंसी आ गई। फीकी हंसी के साथ बोला, उधार क्या दूंगा दीदी, उधार चुका सकने की हैसियत उनकी है नहीं, यह तुम अभी बता चुकी हो। फिर भी अगर वो लौटा सकेंगे तो वापस ले लूंगा, नहीं लौटा सके तो कोई बात नहीं। मनोरमा आश्चर्य से भर उठी। गिरीन्द्र को ध्यानपूर्वक देखते हुए बोली, तो फिर उन्हें रुपये देने से तुझे क्या लाभ? ना तो वो हमारे रिश्तेदार हैं, ना ही हमारे समाज के। भला ऐसे बेबात पर कोई किसी को रुपये देता है? अब गिरीन्द्र अपनी बहन के चेहरे को ध्यानपूर्वक देखने लगा। तब एक छोटी सी हंसी हंसकर बोला, दीदी तुम धन्य हो। वे हमारे समाज के नहीं हैं, लेकिन हमारे देश के तो हैं। फिर वे इस समय संकट में हैं और मेरे पास रुपये हैं जो फिलहाल मेरे किसी काम नहीं आ रहे हैं। उन्हें दे दूंगा तो उनकी समस्या हल हो जाएगी। तुम उनसे बात करके देखो दीदी, वे अगर मुझसे रुपये लेने को राजी हो जाएं तो मैं उन्हें दे दूंगा। देखो ललिता उनकी भी कोई नहीं है, हमारी भी कोई नहीं है। तुम स्वयं कह रही हो वो बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए उसके विवाह का सारा खर्च मैं दे दूंगा। गिरीन्द्र के इस बात से मनोरमा को कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। कोई बिना बात ही किसी अनजान व्यक्ति को इतना पैसा क्यों दे? लेकिन चारू जो अब तक चुपचाप बैठी सब कुछ सुन रही थी, ये बात सुनकर खुशी से उछल पड़ी और उल्लासपूर्ण स्वर में बोली, हाँ मामा दे दो, ये बहुत अच्छी बात होगी। मैं अभी ललिता की मामी जी को कहकर आती हूँ। उसे डांटते हुए मनोरमा ने कहा, तू चुप रह चारू, लड़कियों को इस तरह की बातों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। यदि जरूरत हुई तो मैं ही ललिता की मामी से कह आऊंगी। गिरीन्द्र ने बहन की बात का अनुमोदन करते हुए कहा, हाँ दीदी ये बात ठीक है, तुम स्वयं कहना, तुम्हारा कहना उचित भी होगा। परसों मैं घर लौट रहा था तो रास्ते में गुरुचरण बाबू से मेरी थोड़ी बातचीत हुई थी। मुझे तो वो बहुत ही सीधे और सरल व्यक्ति लगे। क्यों, तुम क्या कहती हो? हाँ मैं भी यह कहती हूँ, सभी लोग यही कहते हैं,
गुरुचरण बाबू और उनकी पत्नी बहुत ही सीधे और भले हैं। इसीलिए दुख होता है कि इतने नेक लोगों को अपना घर द्वार छोड़कर आश्रयहीन होना पड़ेगा। अभी देखा तूने, शेखर बुला रहा है। ये सुनते ही ललिता कैसे भागती हुई चली गई, जैसे उसकी नौकरानी हो। ललिता ही क्या, इसके घर के सारे लोग जैसे नवीन चंद्र के हाथों बिक गए हैं। वैसे ये लोग नवीन चंद्र की कितनी भी खुशामद क्यों ना करें, उनके चंगुल से निकल नहीं सकते, मनोरमा ने दुखी होते हुए कहा। तब कुछ उत्सुकता के साथ गिरीन्द्र ने प्रश्न किया, तो तुम उन लोगों से बात करोगी ना दीदी? हाँ हाँ, जरूर करूंगी, मनोरमा ने हंसते हुए कहा। उन्हें रुपये देकर अगर तू उनका उपकार कर सके तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। वैसे तू ये बता, तुझे उनकी मदद करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? गिरीन्द्र ने कहा, जरूरत नहीं महसूस हो रही है दीदी। मेरा कर्तव्य बोध ये कह रहा है कि दुख मुसीबत में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, बस यही बात है। बात पूरी कर कुछ झेपता हुआ वो बाहर चला गया, लेकिन दरवाजे के पास जाकर फिर लौट आया और हंसते हुए मनोरमा से बोला, दीदी एक बात ध्यान आई, ललिता की मामी ने तुमसे पैसों का जो रोना रोया वो सब झूठ भी हो सकता है? आश्चर्य से मनोरमा ने प्रश्न किया। क्यों? इसलिए कि ललिता जिस खुले हाथ से पैसे खर्च करती है उसे देखते हुए कहीं से भी नहीं लगता कि उन्हें पैसों की तंगी है। अब उसी शाम की बात लो जिस दिन हम नाटक देखने गए थे। ललिता खुद नाटक देखने नहीं गई, लेकिन उसने अपने हिस्से के 10 रुपए अन्ना काली के हाथ भिजवा दिए। और सिर्फ उसी शाम की बात नहीं है, मैंने और भी 2-3 बार देखा है। ललिता बड़े खुले हाथ से झटपट रुपये निकालती है। क्यों चारू, ठीक कह रहा हूं ना मैं? चारू झटपट बोल उठी, मामा ठीक कह रहे हैं माँ। ललिता को जब भी रुपये की जरूरत पड़ती है वो शेखरदा की अलमारी से निकाल लाती है। जब वो छोटी थी तब से ऐसा करती आ रही है। सब जानते हैं इस बात को, मगर कोई कुछ नहीं कहता। मनोरमा को यकीन नहीं आया। अपनी बेटी को शंकित दृष्टि से देखते हुए पूछा, और शेखर ये बात जानता है? चारू ने सकारात्मक मुद्रा में सिर हिलाया और बोली, शेखरदा जानते हैं, उनके सामने पूछ कर ही तो निकालती है। पिछले महीने अन्ना काली की गुड़िया की शादी में ललिता ने जितने पैसे खर्चे थे वो शेखरदा से पूछ कर ही तो उनके अलमारी से निकाले थे। ये सुनकर मनोरमा सोच में डूब गई। फिर जैसे अपने आप से ही कहने लगी, होगा, ऐसा ही होगा। वैसे ये बात तो सच है कि दोनों लड़के बाप जैसे कंजूस और लालची नहीं हैं। उन पर माँ का प्रभाव पड़ा है। माँ की ही तरह उनके मन में भी दया और करुणा है। शेखर स्वभाव से बहुत ही दयालु है। अच्छा चारू, तुझे तो पता होगा, श्याम बाजार में जहाँ शेखर की शादी की बात चल रही थी वो पक्की हो गई या नहीं? सुना है नवीन चंद्र ने बहुत ही पैसे वाला घर फांसा है। हाँ माँ, बात तो पक्की हो गई है। शेखरदा लड़की भी देख आए हैं। अगले माघ में शादी होगी। चारू ने सारी सूचना माँ और मामा को दे दी। परिणीता का ये भाग आज यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ उपन्यास परिणीता। जल्दी ही मिलते हो अगले भाग के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।